9 प्रकार के तो मिलेट्स हैं। आपका बिल्कुल। रागी हो गया, आपका कोदरा हो गया, आपका कुटकी हो गया, आपका कंगनी हो गया, हरी कंगनी हो गया, ब्राउन टॉप हो गया, इतने फॉक्सटेल हो गया, इतनी चीजें हैं। किसी भी आप चक्की में चले जाइए, आपके शहर में भी चक्कियां होंगी। वो लोग कहते हैं एमपी का आटा, 38 से 40 रुपीज का आजकल हो गया है। एमपी का आटा चाहिए हमको। उनसे पूछ लीजिए कहाँ से आया जी, पता नहीं। हमने क्या किया कि हाइब्रिडाइज कर करके हम वो जो एक नेचुरल इकोलॉजी होती थी उससे हम बहुत डिटैच कर दिया। नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम बातचीत करेंगे मिलेट्स यानी मोटा अनाज पर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं राहुल शर्मा जी, इन्होंने पटियाला नाभा में भी अपना प्लांट्स वगैरह की तैयारी कर रखी है। तो क्या इनकी तैयारी है, और मिलेट्स जिसको हम के कॉर्पोरेट प्रोडक्ट मानते हैं जबकि वो एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत अच्छी जगह बना चुका है, उस बारे में बातचीत करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और हमें आप बताएं कि आप कैसे इस क्षेत्र में आए, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो स्वप्निल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपके चैनल पे बुलाया आपने। मेरे लास्ट जो 8 साल थे वो मैंने इंडिया में नौकरी थी, विप्रो में, बेंगलोर में मैं रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। जी। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि फिर ये इस खाने के बारे में पढ़ना शुरू करा, थोड़ा सा रिसर्च शुरू किया कि हमारे खाने में कैसे जहर है, कहाँ से आता है और जी। कौन लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो उसी जी। सिलसिले में मुझे याद है, मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले लोग गूगल ही करते हैं, तो करा कि पंजाब में ऐसे कौन काम कर रहा है। तो हमने भी जी। करा, खेती विरासत मिशन का नाम आ गया। तो बात होगी, उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरा प्लान तो ऑलरेडी बन ही चुका था आने का। और वहाँ से फिर शुरुआत हुई ऐसे। थोड़ा फ़ायदा हो गया, किसानों से भी मिले। और फिर जी। धीरे 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 वो जो इन्फॉर्मेशन थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल, तो उसका जो हम्म। नॉलेज बनाने में और नॉलेज को फिर इम्प्लीमेंट करने में, वो भी अपने खेत में, वो एक थोड़ा-सा जर्नी हर एक का रहता है, मेरा भी वही रहा फिर। मेरे पास तो लैंड था, तो मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो निकल गया कि लैंड है, बस आगे जाके अब शुरू करना है। मैंने 1 साल में 9 फसलें उगाई, जहाँ पे कौन लोग कौन कहे सी? कि मैंने दालें उगाई, मैंने ऑयल सीड्स उगाए, 3 प्रकार गर्मियों की दालें उगाई, सर्दियों में हमारी दाल लगती है वो उगाई, मैंने चना उगाया, कनक जी। तो उगाई ही, मैंने बासमती भी उगाया, मैंने अरहर दाल उगाई, मैंने पेड़-पौधे भी लगाए, मैंने हल्दी भी उगाई, मैंने जी। सेसमी तिल उगाया। जी। तो मैंने कहा ये सारा पढ़ाई करके, मैंने कहा ये है, ऐसे उगता है, देखते हैं, उगाते हैं, ऐसा। और डिफरेंट तरीके से उगाए। तो लोग खेत में आके मेरे को देखते थे कि ये क्या पागलपन है? ये कैसे, इतने ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इतना ज़्यादा कैसे है? आपका तो कुछ नहीं आएगा इसमें से। तो वो भी हाँ। किया मैंने। फिर तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम भी था और करना भी था कि मैंने कहा अगर आपको एक मॉडल बनाना है तो हम ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि जी। जो बिल्कुल। आस-पास के लोग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक करनी है, वो तो एज़ अ प्रिंसिपल था ही, एज़ अ डिफ़ॉल्ट, कि लोगों को जब मैं कुछ खिलाऊँगा, अपने परिवार से ही शुरुआत करूँगा सबसे पहले, जो भी उगाएँगे। ऑब्वियसली उसमें कोई स्प्रे, कोई ज़हर, कुछ नहीं होगा। वो हम्म। एज़ अ प्रिंसिपल हमने पकड़ लिया। तो मैं जब लोग मेरे से माँगते थे, अब मेरे पास ये वाला देसी प्रकार का व्हीट है, ये स्पेशल बासमती है, मूँग दाल है, अरहर दाल हम्म। उगाई हमने, माँ की दाल हमने उगाई, हल्दी है, तो लोगों को मैं देने जाता था। तो फ़ेस टू फ़ेस मैं उनसे जाके मिलता था, उनके सवाल होते थे और फिर मैं उनको जवाब देता था। तो धीरे-धीरे ऐसे शुरुआत हुई, तो ऐसे ही ब्रांड बना। तो मुझे लगता जी। है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा वर्ड है। जी। इनके लिए ये बनाना, कॉन्टेक्स्ट बनाने, पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना, ट्रस्ट बनाना, ट्रेसेबिलिटी इससे आ जाती है। मैं कहता हूँ आप मेरे खेत पे आइए, ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस भी, मार्केटिंग का प्रोसेस भी बहुत ऑर्गेनिक है। ये धीरे-धीरे ही बढ़ती है। एक से दूसरा, हम्म। दूसरे से तीसरा, वर्ड ऑफ माउथ कह लीजिए। उससे धीरे-धीरे बनता है और छोटी रहती है मार्केट, एक्सपेंशन
जैसे लोग बहुत बात करते हैं, अरे आप इसको स्केल अप कीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए ये बहुत वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें फिर ये जो मैंने अभी आपको बताए प्रिंसिपल्स जो हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी है, फेयर प्राइस जो मेरे लोग काम करते हैं उनको देने का है, मैनुअल काम जो होता है रादर देन सारा कुछ मशीन से करवा लो, मैनुअल काम जिनको पैसा उनके पास जा रहा है, ये है। ये सारी चीज़ें फिर मुझे लगता है डाइल्यूट हो जाती हैं थोड़ी सी, अगर आप सोचते हो ना बिजनेस एंगल से कि आप स्केल अप स्केल अप स्केल अप करते जाइए। ये चीज़ें कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए, ये चीज़ें मेरे लिए डाइल्यूट ना हो, ये रहें एज अ प्रिंसिपल मेरे बिजनेस में, मेरे मॉडल में ये रहें। तो आगे बस यही है कि इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे। फिर नाम भी एक हो गया, ब्रांड रजिस्टर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टेक बैकग्राउंड था तो कुछ तो करना था, तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो गया, कैंपेन भी चलाए हमने, सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाए, वो सारा कुछ किया। लेकिन वो सारा कुछ बाद में आया, सबसे पहले आया लोगों का कनेक्ट। जी। देखो सोशल मीडिया, ये आप जितना भी आपकी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि अरे बस वेबसाइट बना लो, बेचना शुरू करो। ऐसे नहीं होता, पहले आपको खुद करना पड़ता है। आपका प्रोडक्शन में आपका कॉन्टैक्ट, आपका आपकी जो कहानी है, मेरी तो पर्सनली कहानी थी, वो लोगों को जाननी पड़ती है। उसके बाद आप वेबसाइट बनाइए, आप वो बनाइए, फिर वो एक तरह का आप कॉम्प्लीमेंट इन चीज़ों को कर देते हैं। बट दैट्स नॉट एवरीथिंग कि आप वेबसाइट और सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के बैठ जाओ और सोचिए कि आप आटा दाल चावल मिलेट्स बेच लेंगे। तो ऐसा रहा, धीरे धीरे ब्रांड बना, अभी भी बन रहा है, प्रोसेस जारी है। तो 5 साल लग गए आपको अपने, जो 5 साल पहले आपने एक शुरुआत की और इसको ब्रांड नेम, तो आपने अपना ब्रांड का क्या नाम है उस बारे में तो आपने मेरे बताया ब्रांड, नहीं। क्योंकि मैंने मॉडल इस तरह का बनाया, मैंने कहा कि मैं ग्रेन्स में स्पेशलिटी करूंगा अपनी। जी। ग्रेन्स में मेरे आते हैं सीरियल ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और पल्सेस। तो मैंने कहा अगर जी। मेरा स्पेशलिटी इसी में है तो मैं फोकस मेरा इसी में रहेगा, तो मैंने अपना ब्रांड का नाम भी ग्रेनटास्टिक ही रखा है। तो ग्रेन। मतलब ग्रेनटास्टिक, ओके। हाँ। तो graintastic.in करके अब वेबसाइट भी अब बन रही है, अभी लॉन्च हो जाएगी, और जी। इसी के नाम से तो मैं स्पेशलाइजेशन मेरा ग्रेन्स में है। और उसके अंदर भी मैंने कहा कि ग्रेन्स तो फिर सभी लोग उगा रहे हैं, तो हमारा इसमें अलग क्या रहेगा? मैंने कहा कि अलग हमारा रहेगा हम्म। टेस्ट। तो जो लोग ग्रेन्स ये खाएंगे उनको वो पुराना टेस्ट याद आएगा। उसके लिए चलिए ऑर्गेनिक तो है, सस्टेनेबल फार्मिंग हम्म। प्रैक्टिसेस भी हैं, लेकिन आप किस तरह की वैरायटी उगा रहे हो वो बहुत बहुत मायने रखता है इसमें। तो हम फिर वीट ले लीजिए या स्पेशलाइज्ड बासमती ही ले लीजिए या पल्सेस ले लीजिए, इनकी जो पुरानी जो लेगेसी वैरायटीज़ हैं जिनको हम देसी कहते हैं, उनके हम्म। बीज ढूँढने शुरू किए। तो फिर अब जैसे मैं वीट का जो मेरा है, मेरा 3 प्रकार का वीट होता है, जो पहले लुप्त हो गया था पंजाब से, जिसको पैगम्बरी वीट बोलते हैं, जिसका दाना गोल होता है। एक वो जी। वीट जिसको सोना मोती भी बोलते हैं बाय मिस्टेक, बट उसका ओरिजिनल नाम पैगम्बरी है। वो पंजाब का ओरिजिनल ड्वार्फ वीट हुआ करता था। मैं पंजाब जी। कह रहा हूँ तो मतलब पंजाब यहाँ से लेके आगे पाकिस्तान का पंजाब बिल्कुल। हो गया, और ऊपर थोड़ा जी। पहाड़ों की तरफ भी जाके वो ओरिजिनल ड्वार्फ वीट होता था हम्म। पंजाब का। वो बिल्कुल ही चला गया, और उन्होंने फिर जो वीट ड्वार्फ वीट बनाया, जो साइंटिस्ट आए मेक्सिको से ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से क्रॉस ब्रीड करके वो कहीं करा। हमारे पास तो ड्वार्फ वीट ऑलरेडी हुआ करता था, तो अब फिर से वो ड्वार्फ वीट वापस आया जिसको लोग पैगम्बरी और सोना मोती के नाम से बेचते हैं। जी। और लोगों को पता नहीं था कि वो वीट के अंदर भी क्या खा रहे हैं। वीट, हम्म। देखिए 90% ऑफ द वीट हमारे इंडिया में ब्रेड वीट होता है, सॉफ्ट वीट होता है। जी। अ, वो बनाया इसीलिए गया क्योंकि वो मिल्स में ठीक से उसका आटा और बन जाता है, ब्रेड की कंजम्पशन के लिए बनाया गया, सफ़ेद रोटियों के लिए बनाया गया, और किसी के लिए हम्म। नहीं बनाया गया। तो हाइब्रिड करते 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 हम बहुत दूर आ गए, जो हमारी एक नेटिव वैरायटी हुआ करती है जिसको लैंड रेस बोलते हैं, उससे हम बहुत दूर आ गए। तो मैं उससे बिल्कुल डिटैच होकर मैं बिल्कुल वापस जा रहा हूँ। अब ये मेरा 3000 साल पहले वीट लगा करता था, 5000 साल पहले एमर वीट लगा करता था। पिछले साल मैंने एमर वीट उगाया जिसको खपली बोलते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेन है उसका, बहुत अच्छा वीट है, देसी बिल्कुल, मतलब
जो आपको इंडस वैली में भी जिसको ग्रेन्स आपको मिलेंगे, जिसके ग्रेन्स आपको इजिप्ट के जो ग्रेनरीज हैं पुरानी, उसमें आपको उसके ग्रेन्स मिलेंगे जी। बट वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो ये वेराइटीज एक मेरा फिर ये भी प्रिंसिपल बन गया कि जो मैं लोगों को खिलाऊंगा वो हेल्दी होगा, पॉइजन नहीं होगा, और जो टेस्ट होगा वो पुराने ज़माने का टेस्ट होगा। उसमें कोई जैसे वीट की बात करें, अभी मैं बार बार वीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने रिसर्च बहुत करा है। तरह तरह की डिजीज होती हैं, वो क्यों होती हैं कि उसका आपने जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बहुत चेंज कर दिया, हाइब्रिडाइज करके उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर इतना चेंज हो गया है। जी। जितना आप पुराने में जाते हैं उतना ही उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपलर हो जाता है। ज़्यादा साइंस इसमें और है, अभी उसमें नहीं जाएंगे हम। तो वो खिलाइए लोगों को। जो लोग ग्लूटेन से थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, वो लोग भी इन तरह के मीट्स को टॉलरेट कर पाते हैं, देखिए। तो ये फिर धीरे 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 एक कहिए कि एक बिजनेस और ब्रांड के एक पिलर्स बन गए मेरे, कि एक तो है कि लोगों का ट्रस्ट, और दूसरा है कि ट्रेसेबिलिटी, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप खा रहे हो वो उगा कहाँ पे है, कौन से खेत में उगा है। ट्रेसेबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आ रहा है आपका खाना। और फिर तीसरा टेस्ट, कि मैं आपको तीनों चीज़ें इस तरह से प्रकार से दूंगा और इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर आपने तीसरी वैरायटी कौन सी बताई है? किसकी? गेहूं की हाँ, आपने कहा 3। मैंने उगाया बहुत प्रकार का वीट वैसे। ब्लैक वीट बहुत चल रहा था, मैंने ब्लैक वीट का भी एक्सपेरिमेंट किया, पर्पल वीट का जी। एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो मैंने हटा दिए। फिर अब मेरा 3 जो मेन वैरायटी आ गया है वो है बंसी वीट, जो हमारा प्रिडोमिनेंटली महाराष्ट्र का एक वैरायटी है। दूसरा है ये जो सोना मोती, जिसका ओरिजिनल नाम है पैगम्बरी वीट, जिसका दाना जी। गोल होता है। और जो जी। तीसरा है वो एमर वीट, जिसको खपली बोलते हैं। पपली अमर भी। ठीक जी है। हाँ, खपली एमर वीट। और बंसी आई थिंक अभी एक ही प्रकार का ऐसा वीट रह गया है जो डुरुम वीट है। मैंने कहा ना, बाकी ब्रेड वीट होता है, प्रिडोमिनेंटली ब्रेड वीट होते हैं इंडिया में। एक होता है हम्म। डुरुम वीट जिसका दाना हार्ड होता है, तो दलिया बनता है डुरुम वीट से अच्छा, और अच्छा आटे है। के लिए दूसरे यूज करे जाते हैं। और इन तीनों वीट्स में अलग अलग प्रोफाइल है, इनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो डिफरेंट लेकिन तरह के। बाजार में जो दलिया ज्यादातर बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है एमपी का शरबती। देखिए लोग, आप किसी भी आप चक्की में चले जाइए, आपके शहर में भी चक्कियाँ होंगी, जी। वो लोग कहते हैं एमपी का आटा। 38 से 40 रुपीज़ का आजकल हो गया है, एमपी का आटा चाहिए हमको। चलिए, एमपी का आटा है, उन्होंने बोरियां ला के रखी हुई हैं, करते हैं उसमें। जो मेरा प्रिंसिपल है ट्रेसेबिलिटी का, ट्रेसेबिलिटी तो उसमें है नहीं, हाँ जी। क्योंकि वो उनसे पूछ लीजिए कहाँ से आया जी, पता नहीं, क्योंकि जी। उन्होंने तो बोरे। बात इसमें यही है, लोगों में संदेह यही है कि हमें ऑर्गेनिक तो बता रहे हैं, ऑर्गेनिक हाँ, कह के बेच भी रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि ये वाकई ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक के नाम पे आम ही हमें बेचा जा रहा है। एग्जैक्टली। तो वो इस लेवल पे पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं हम शरबती खरीद रहे हैं। मेरे तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरा, अब मेरा छोटा स्केल पे होता है, मैं 2 बोरे लाया, 40 किलो 45 किलो मेरा आटा करता हूँ मैं। फ्रेश लॉट आटा आता है मेरा, और वो आटा फिर मैं अपने यहाँ ट्राई सिटी में चंडीगढ़ में बेच देता हूँ। तो लोगों का जब आटा खत्म हो जाता है, मेरे को रात रात भर फ़ोन करते हैं, भैया हमारा तो डिनर नहीं बनेगा, हम तो बाहर से भी नहीं ला सकते। और कुछ लोग ले आते हैं, चलो चक्की से हम एमपी का आटा ले आए। अरे वो राहुल, वो भी बिल्कुल रबर जैसा लग रहा है। मैंने कहा वो हाँ, एमपी क्योंकि का शरबती। ये जो आटा है बेसिकली इतना बड़ा ब्रांड नेम बन गया, एक बहुत पिछले दिनों विवाद भी उठा था उसको लेकर। जब उसको खींचो तो बिल्कुल वो रबड़ जैसा और इतना सफेद, मतलब हैरान होता है कि गेहूं और हाँ, इतनी अब सफ़ेद रोटी बेचने के लिए भी लोगों को अच्छा ही बनाया गया कि रोटी सफ़ेद बनेगी तो अच्छी है। तो अब बंसी मीट को ले लीजिए, उसका जो होता है थोड़ा येलोइश टिंज में आता है उसका आटा। हर एक प्रोफाइल इसका अलग है, किसी के हल्का सा ब्लैक मीट का चलो बिल्कुल ब्लैक बनता है, ब्राउनिश डार्क ब्राउन कलर का वो बनता है। वो भी बहुत कोशिश करी सरकार ने बेचने की। ये हमारे मोहाली में ही है जो जिन्होंने इस पे रिसर्च करा था, इन्होंने बीज बनाया था इसका। तो जी। आपके वही शरबती के पे ही आते हैं, तो 35-40 रुपए में उनको जो शरबती मिल जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। हम्म। उनका स्केल इतना बड़ा है। मैं बंसी कपूरथला में भी उगाता हूँ, मैं बंसी नाभा में भी उगाता हूँ। मेरा तो दोनों हम्म। नहीं मिक्स होता है। नाभा वाला नाभा रहता है, वहाँ वहाँ डिफरेंट रहता है,
लोग कहते हैं कि आप वो वाला बंसी मेरे को दीजिए, उसका टेस्ट अलग है। तो जिस मिट्टी में, जिस क्लाइमेट में सेम प्रकार का बीज उगता है, उसका भी टेस्ट अलग आता है। तो जी। आपको ये डिस्टिंक्शंस रखना है। तो आप सब कुछ ऐसा मिक्स नहीं कर सकते और उसको बोल दीजिए शरबती आटा है। शरबती बहुत अच्छा व्हीट है, ब्रेड व्हीट है एक तरह के, उसका भी उन्होंने ब्रांड बना दिया है। वो भी फार्मर सिलेक्टेड वैरायटी ही थी, बट वो ब्रेड व्हीट है, सफ़ेद रोटी बनती है, बड़ी नरम रोटी बनती है कहते हैं। बट फोकस हमारा वहाँ हो गया। तो न्यूट्रिशन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, रोटी के रंग की बात कर रहे हो आप, ये रोटी बहुत देर तक रह जाती है, हम सुबह बनाते हैं, हम शाम को ऑफिस ले जा सकते हैं इसको, उसकी बात कर रहे हो आप। तो न्यूट्रिशन की बात तो कोई नहीं कर रहा है। ये सिर्फ वीट में ही नहीं है, ये वीट में है, आपके पल्सिस में है, आपके पैडी में है, बासमती में है, सब में है। न्यूट्रिशन की बात कोई नहीं करता है। तो आप न्यूट्रिशन बिल्कुल। उगाइए ना। हर एक का प्रोफाइल अलग है, हर एक का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अलग है। किसी में आपका फॉलिक एसिड आता है, जो आपका पैगम्बरी ग्रेन होता है। किसी में आपका ग्लूटन की मात्रा डिफरेंट होती है। एक तो होती है ग्लूटन की मात्रा, एक होती है ग्लूटन का स्ट्रक्चर। देखिए, और कुछ लोग तो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, झूठ बोलते हैं। आपने सुना होगा शुगर फ्री गेहूं। अरे कोई कभी कोई गेहूं शुगर फ्री हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं। एमर को ही, खपली को ही, और ये पैगम्बरी को भी ये ऐसे नाम दे के लोग बेच रहे हैं। हमारे पास शुगर फ्री गेहूं है। इट इज इम्पॉसिबल। कोई दुनिया में ऐसा सीरियल ग्रेन ये गेहूं नहीं है जिसमें ग्लूटन ना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना, और वो इवेंचुअली अंदर जाके शुगर ही बनता है आपका। शुगर जी। फ्री गेहूं नहीं है, शुगर फ्री चावल नहीं है। हाँ, एक वो लाल किला वाले डायबिटिक राइस शायद एक बनाते हैं, बट वो केमिकली प्रोसेस्ड होता है, उसमें से सारा वो निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। तो शुगर फ्री गेहूं, तो लोग खुद को नहीं पता है वो क्या बेच रहे हैं। कुछ है, उनको बोला है कि इस नाम से बिकता है, तो उस नाम से वो बेच देते हैं। तो मैं तो लोगों को क्लास क्लास ले लेता हूँ अगर मेरे सामने कोई ऐसा बोलता है तो, कि अच्छा बताइए शुगर फ्री क्या होता है, बताइए स्ट्रक्चर। मैं तो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता हूँ। जी। और तो मेरा बैकग्राउंड नहीं है इसमें, लेकिन मैंने स्टडी इतना करा हुआ है कि ये जो लैंड रेस है, इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, पुराने वालों का किस तरह से होता था, ग्लूटन क्या होता है, वेट ग्लूटन होता है, ड्राई ग्लूटन होता है। ग्लूटन चीज नहीं होती है, ग्लूटन बनता है जब आटा बनता है। तो जी। बहुत इसमें वो साइंस इन्वॉल्व है, वो सारा मैंने स्टडी करा है। तो लोग शुगर फ्री कह के बेचते हैं, तो मेरा तो मन करता है कि उनको जाके, मतलब सामने जाके कन्फ्रंट करो एकदम से, कि भाई क्या शुगर फ्री लगा रखा है आपने। तो अगेन कमिंग बैक टू योर, जो आपने बोला था पहले भी, ये जो है कि भाई खा तो रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, वो 35 रुपए का आटा खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की बात कोई नहीं कर रहा है, एमपी शर्बती की बात कर देते हैं बस। तो आपकी तो इतनी इस पे महारत हो चुकी है कि सही बात है, आपको टोकना मुश्किल है। तो अब जैसे कि आपने गेहूं की बात की, लेकिन सवाल मेरा है कि हम पानी बचाने के लिए, जो हमारा भूजल का स्तर है, उसको बचाने के लिए हम किसान कितने अवेयर हैं, और या हमारी सरकारें इसको लेकर कितनी संजीदा हैं? जैसे आपने मुझे बताया था कि कल आपकी एक मीटिंग भी थी सरकार के साथ, तो जरा उस मीटिंग के बारे में भी हम विस्तार से बताइए, उसमें किस विषय पर क्या चर्चा हुई? अब पहले थोड़ा सा इसका अगर संदर्भ देख लें, कॉन्टेक्स्ट इसका बांध लें, तो जैसे आपने कहा पानी का क्राइसिस बोला आपने, तो काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं इसमें से। पानी का क्राइसिस है क्योंकि हमको वो दिखता है। पानी की बात करी आपने, वाटर कंजर्वेशन की बात करी। मैं 2-3 चीज़ें जी। इसमें और जोड़ना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज, हुँ। और देखिए, हमने पुरानी लैंड रेसेस की जो हम बात कर रहे हैं, वो इतना अडैप्ट हो चुकी थी क्लाइमेट से हमारे, और जिसको बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस उसमें आ गया था, जिनको हम हुँ। क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स भी बोलते हैं। हमने क्या किया कि हाइब्रिडाइज कर करके हम, वो जो एक नेचुरल इकोलॉजी होती थी उनसे हम बहुत डिटैच कर गया। हमने फसलों को उनसे बहुत डिटैच कर दिया। हमने फसलों को सोचा कि हम उनको एक अपना एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो थ्राइव करेंगी। तो ठीक है, पंजाब में एग्जैक्टली ऐसा है। हमने ये हाइब्रिड वैरायटी बनाई है, इसको इतना पानी चाहिए, इसको इतना excuse me, उसको इतना यूरिया चाहिए, इतना नाइट्रोजन, इतना एनपीके में जो भी आता है, हम इसको वो केमिकली देंगे, और ये इस टाइम पे लगाएंगे, इस टाइम पे हो जाएगी। तो ऐसा हुँ। तो उन्होंने सोच लिया, और हुआ भी।
मैं डिनाई जी। नहीं करता हूँ। बहुत फसलें हुई हमारी, बहुत हमारे भंडार भर गए, ओवरफ्लो हो गए, चूहे खाते हैं, खराब होता है, सड़ता है। बहुत भंडार भरे हुए हैं हमारे, भुखमरी। चलो अब वो फ़ैमिन देखने को नहीं मिलता इंडिया में। लेकिन आप उस नेचुरल इकोलॉजी से आपने सारी चीज़ें खींच ली बाहर। आपने कहा कि इनको हम बुलाएँगे, हम इनको एनवायरनमेंट देंगे, हम इन्हें पोषण देंगे, अपने तरह का केमिकल पोषण देंगे। लेकिन जब सी नेचर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। नेचर में तो नेचुरल इवेंट्स आते ही आते हैं। कभी सर्दी ज़्यादा आ गई, कभी सर्दी जल्दी आ गई, कभी गर्मी का मौसम जल्दी आ गया। हम्म। आपकी तो बहुत ही नाजुक सी फसल है, उसको तो एग्ज़ैक्टली समथिंग वेरी सिमिलर वो चाहिए। तो अभी अप्रैल में क्या हुआ? एक अभी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अप्रैल में क्या हुआ? गर्मी 1 हफ्ते में तापमान बढ़ गया, हीट वेव बहुत जल्दी आ गई। तो प्लांट तो बहुत सेंसिटिव होते हैं डे लाइट के हम्म। और टेम्परेचर के। तो प्लांट ने सोचा, जब मौसम चेंज होता है तो प्लांट में वो ट्रिगर होता है। प्लांट की अगर बायोलॉजी आप देखें, प्लांट सीड सेट करता है, उसको आगे जनरेशन के लिए सीड, उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाना है प्लांट के लिए। तो प्लांट ने तो बीज बना दिए। जैसी गर्मी आई तो दाना छोटा था, बीज बन रहे थे, गर्मी आई और एकदम इतनी गर्मी आ गई कि बीज वहीं पक गए, हार्ड हो गए। तो मेरा हम्म। जो सरसों का फसल था फॉर एग्जांपल, जी। उसका दाना भी पक ही रहा था, तो छोटा दाना ही पक गया। तो ऑयल कंटेंट उसमें कम हो गया, उसका यील्ड कम हो गया। हम्म। लेकिन जो मेरा पैगम्बरी वीट था, जी। उसका मेरा 10 बोरा एक्स्ट्रा निकला है 1 एकड़ में से इस बार। देखिए आप अच्छा। फ़र्क। हाँ, जिन्होंने देसी वैराइटीज़ लगाई थी, उनको नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये जो वैराइटीज़ हैं, जो लैंड रेसेस हैं, इनको इसकी मतलब बहुत ही नॉर्मल भाषा में कहें तो इनको तो बहुत आदत है कि ठीक है, हम्म। सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, जल्दी आ जाए, थोड़ा ठंड पड़ जाए। इन्होंने तो अपने आप नेचुरल तरीके से अपने आप को अडैप्ट करा हुआ है। इसमें कोई हमने कोई जीएमओ करके या कुछ अपना लैब में करके इन वैराइटीज़ को नहीं बनाया है। इन्होंने तो अपने आप ही, नेचर ने इनको सिलेक्ट करा है कि आप ये क्लाइमेट रेज़िलिएंट क्रॉप्स हैं ये। जी। हाइब्रिड क्रॉप्स जो आपकी बनी हैं लैब में, अ, पूरे अक्रॉस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, सब हम्म। जगह यील्ड कम आया है। जिस फार्मर से मैंने पर्सनली पूछा है, सबका यील्ड 4 से 5 क्विंटल पर एकड़ तक कम आया है। तब इंडिया बहुत बड़ा वो बन रहा था ना कि हम तो भाई एक्सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन में वॉर हो गया, हमारा तो बारी आ गया, चलो एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके 1 हफ्ते बाद ही क्या हुआ? एक्सपोर्ट पे बैन लग गया। उसकी एक्सपोर्ट में बैन लगने की असली वजह ये थी कि जील्ड जो था वो हमारा तो हमें। हमारा तो था ही नहीं इतना यील्ड। तो हाँ। हमारा तो, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्रेन श्रिवल हो गया था, जी। श्रिवल ग्रेन हो गया था। और एक्चुअली था, मैं अगर अपना हाथ में वो अभी भी देखता हूँ कुछ कुछ वीड्स लोगों के, तो पता चलता है दाने का। आपके जो सरसों का यील्ड मेरा कम हो गया, जी। बट थैंकफुली जो मेरी देसी कनक जो लगी हुई थी, उनका यील्ड मेरा, मैं बहुत सरप्राइज रहा। मैंने कहा कितने बोरे निकले? कहते जी, फिर मैंने पिछला रिकॉर्ड अपना देखा, मैंने कहा तो हम्म। 10 बोरे एक्स्ट्रा निकले, तो ड्रम भर गया मेरा, तो पहले तो आधा ही था। सो देखिए, अब इनमें हमको अ, ये अगर हमको ये काउंटर करनी है, ये चीज़ें, पानी का क्राइसिस, क्लाइमेट का क्राइसिस, हम्म। पेस्टिसाइड्स का क्राइसिस, न्यूट्रिशन जी। का क्राइसिस, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इसमें। और इसके अंदर अगर आपको ये करना है तो बहुत काम करने पड़ेंगे। एक, जैसे आपने मिलेट्स की बात करी, न्यूट्रिशन को वापस लाना पड़ेगा, एक नया ग्रेन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमने टेबल से निकाल दिया आपने। जी। ये भी नहीं, मे बी और भी चीज़ें होंगी जिनके देसी वैराइटीज़ होंगी, वो हमें वापस लानी पड़ेंगी। न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा। वाटर कंजर्वेशन, मोस्ट ऑफ द पंजाब, आई थिंक अगर 90% आप देखें तो जिसको बोलते हैं वो रेड जोन्स हैं या ब्लैक या डार्क जोन जिसे बोलते हैं। या तो जी। पानी है नहीं, अगर है तो 400 फीट नीचे है, और अगर इतना नीचे से पानी निकलता है तो कंटेमिनेटेड पानी होता है। आप हम्म। शैलो वाटर वेल्स तो अब भूल ही जाइए। जो लोग हम्म। 30 फीट का जो कुएं में से पानी निकलता था, वो तो अब रहा नहीं। नहीं निकल। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप बोरवेल से निकाल के पैडी कर रहे हैं, जो मतलब दुनिया में, मतलब जिस पे लोग हंसते हैं कि आप पैडी उगा रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड वाटर से उगा रहे हैं उसको। जहाँ पे पूरे हम्म। आपका कोस्टल बेल्ट में देख लीजिए या साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो हम्म। गया, जहाँ पे आपका नेचुरल रेन वाटर फेड होता है ये सारा,
तो लोग तो हमको रिडिकल करते हैं कि आप ग्राउंड वाटर से आप राइस उगा रहे हो। चलो थोड़ा सा उगा लो, लेकिन इमेजिन आपका 40 मिलियन हेक्टेयर में से आपका 80% एरिया पानी में डूबा हुआ है। अगर अभी आप जाके देखें तो, पंजाब में अगर आप जाएं तो वो तालाब बने होते हैं वहां तो। सो उसमें फिर आप कहते हो फिर पराली जलती है, तो अगर आप पराली इतना जनरेट करोगे तो क्या करेंगे फिर? आपने साइकिल ही ऐसा बनाया है। तो एनीवे मैं उस तरफ अभी नहीं जाना चाहता, मैं आपको अभी फिर से खींच के वो मिलेट्स की क्रॉप के ऊपर लाता हूँ, क्योंकि वो क्राइसिस को अगर आपने मैनेज करना है तो ये सारी एस्पेक्ट्स पे आपको देखना पड़ेगा। हमने ये सोचा कि अगर हम सरकार के पास जाएं और उनको बोलें कि हम आपको एक ग्रेन का ऑप्शन देते हैं जो ये सारी चीजें ठीक कर देगा। इट साउंड्स प्रोबेबली टू गुड टू बी ट्रू, बट एक्चुअली अगर आप इसको देखें और थोड़ा रिसर्च करें, सो आपका ड्राउट क्रॉप है ये, आपके रेनफेड एरियाज में बड़े आराम से हो जाती है। क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप इसीलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि ये साउथ इंडिया से लेके पहाड़ों तक हमारे हो जाती है। डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स, ये अडेप्ट कर जाती है बड़े आराम से। ये हो गया पानी का आपका से हो गया। और इसमें जितना इसमें फाइबर होता है, जितने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उतने ना आपके राइस में होते हैं ना आपके व्हीट में होते हैं। तो इसका अगर आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखिए, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखिए, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए जो वाटर और सॉइल पे आता है, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। आप कहाँ पडलिंग करके आप पैडी उगाएंगे और कहाँ आप बड़े आराम से आप मिलेट्स की फसल उगा सकते हैं। और वो भी सिर्फ आप बाजरा और ज्वार पे मत जाइए, लोगों को अभी भी वही है, कुछ को तो चलो पता ही नहीं है कि क्या है मिलेट्स, और फिर भी लोग बाजरे पे जाके ही अटक जाते हैं। हमने तो बहुत सारी फसलें छोड़ दी, हमने तो 9 प्रकार के तो मिलेट्स हैं। आपका रागी हो गया, आपका कोदरा हो गया, आपका कुटकी हो गया, आपका कंगनी हो गया, हरी कंगनी हो गया, ब्राउन टॉप हो गया, इतने फॉक्सटेल हो गया, इतनी चीजें हैं। और बाजरा, चलो बाजरा भी है, लेकिन हमारे वो नैरेटिव में है ही नहीं अभी ये चीजें। तो हमने सरकार को बोला है कि ये अगर आप इनको वापस लेके आइए और इनको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ जोड़िए, तो आपका एनवायरमेंटल इशू भी एड्रेस होगा, आपका वाटर कंजर्वेशन इशू एड्रेस होगा, आपका पोषण अभियान वाला एड्रेस हो जाएगा। हमको पोषण अभियान क्यों चलाना पड़ रहा है? पहले आपने पैडी और वीट उगाए हमारे से, फिर आप कह रहे हैं कि हम आयरन की गोलियां देंगे औरतों को, हम फोर्टिफाइड राइस देंगे पीडीएस में। मतलब मजाक है बिल्कुल। अरे आप वो फसलें क्यों नहीं उगाते जिनमें ये तत्व मिलते हैं? जी। आप वो सब्जियां क्यों नहीं उगाते, इनकरेज करते लोगों को कि जिसमें आयरन आपको मिल जाता है? आपने वो सारे बिजनेस बना लिए हैं ये, और फिर वो तो गोलियों सरकार वाला भी बिजनेस है। आयरन की गोलियां दे के क्या, तो पैसे कौन बना रहा है? जो आयरन की गोलियां दे रहा है सरकार को, पैसे तो वो बना रहे हैं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि ऑयल को फोर्टिफाई करना है। अभी अभी पता नहीं वो फसाई ने क्या वो डिसीजन लिया है उसके ऊपर। जो नहीं छोटे लोग हैं मेरे जैसे जो मस्टर्ड बेचते हैं, कहते हैं उसको भी फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, राइस का फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जो आपकी मीटिंग रही पंजाब सरकार के साथ, तो उसमें ऐसा किस मुद्दे पर चर्चा और सरकार ने क्या फील किया कि क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगा कि इस सरकार भी काफी पॉजिटिव है इसमें। जी। कारण बहुत हो सकते हैं शायद, लेकिन शायद इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी आ रहा है तो प्रोग्राम उनको करने हैं। मैं उन रीजंस पे नहीं जाना चाहूंगा। हमारे लिए ये है कि चलो एक फाइनली सरकार का एक फोकस आया है कि प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया गया है और उसका एक ऑल्टरनेटिव रिकग्नाइज किया गया है। प्रॉब्लम रिकग्निशन तो पिछले 10 साल से है, पीएयू को भी है। पैडी वाटर इंटेंसिव है, हमारे खाने में जहर है, ये हम जो पेस्टिसाइड डालते हैं पानी में चला जाता है, बह के नदियों में जाके हमारे वाटर में आता है, ये सबको पता है, कोई डिनाई नहीं करता इस बात को। तो प्रॉब्लम रिकग्निशन थी, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन जो आपने करना है, वो मुझे लगता है कि अब रिकग्निशन आ रही है। और इसीलिए थोड़ा सा अब वो फोर्थ कमिंग है, वेलकमिंग है कि चलो एक क्रॉप रोटेशन हो जाएगा और मिलेट्स आ जाएंगे तो न्यूट्रिशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आगे से आया है, थोड़ा हाथ उनका ही बड़ा है और हम तो खड़े हैं, तो हम तैयार हैं।